Assalamu alaikum, students. Welcome to Lecture 13 of our Nuclear Physics course series. In today's session, we're going to explore the nuclear shell model. तो चलिए एक बहुत बड़े सवाल से शुरू करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर आखिर ऐसा क्या है जो कुछ एलिमेंट्स को जादुई बना देता है? ऐसा क्या है जो उन्हें इतना स्टेबल, इतना मुस्तहकम कर देता है? क्यों कुछ न्यूक्लियाई बाकी सबसे इतने डिफरेंट, इतने स्पेशल हैं? यही वो मिस्ट्री है, वो राज है जिसे हम आज क्रैक करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें पहले थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हमें ये देखना होगा कि जो पहले की थ्योरीज थीं, आपने लिक्विड ड्रॉप मॉडल का नाम सुना होगा, वो इस पजल को सॉल्व क्यों नहीं कर पाई। साइंटिस्ट्स अजीब सी उलझन में फंसे हुए थे कि आखिर हो क्या रहा है। देखें, ऐसी बात नहीं है कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल बिल्कुल बेकार था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने जो बिग पिक्चर थी उसको तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया। फॉर एग्जाम्पल, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी या फिर फिजन और फ्यूजन कैसे होते हैं, ये सब उसने समझा दिया। मगर मसला तब आता था जब हम डिटेल्स में जाते थे। वहां आकर यह मॉडल बिल्कुल चुप हो जाता था। वो जो मैजिक नंबर्स थे, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। न्यूक्लियर स्पिन और पैरिटी, नो आइडिया। और वो अजीब से बड़े बड़े एनर्जी गैप्स जो दिख रहे थे, मॉडल के पास उनका भी कोई जवाब नहीं था। और ये थे वो नंबर्स जो सबको परेशान कर रहे थे, द फेमस मैजिक नंबर्स। फिजिसिस्ट ने बार बार अगेन एंड अगेन ऑब्जर्व किया कि जब भी किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी इन नंबर्स में से कोई एक होती, 2, 8, 20 और सो ऑन, तो वो न्यूक्लियस अमेजिंगली स्टेबल हो जाता था। बट द क्वेश्चन वॉज क्यों? आखिर इन नंबर्स में ऐसा क्या जादू था? व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट देम? और जैसा मैंने कहा, लिक्विड ड्रॉप मॉडल के पास कोई जवाब नहीं था। या आप कह सकते हैं उस वक्त न्यूक्लियर फिजिक्स का सबसे बड़ा अनसॉल्व्ड मिस्ट्री था। तो फिर इस मिस्ट्री का क्लू कहां से मिला? ऐसी जगह से जहां कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। न्यूक्लियस की गहराइयों से नहीं, बल्कि उसके बिल्कुल बाहर, एटम के अपने स्ट्रक्चर से। सोचो, क्या ऐसा हो सकता है कि न्यूक्लियस का राज सॉल्व करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन से कुछ सीखने को मिले? आप सबको एटॉमिक शेल मॉडल तो याद ही होगा, राइट? वही जो हम स्कूल में पढ़ते थे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स या शेल्स में घूमते हैं। और जब भी कोई शेल पूरी तरह फिल हो जाता है तो एटम केमिकली सुपर स्टेबल हो जाता है। नोबल गैसेस इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल है ना? बस यही वो क्लू था, यही वो इशारा था जिसकी फिजिसिस्ट को तलाश थी। तो यहां से एक ब्रिलियंट आइडिया इमर्ज हुआ, एक हाइपोथेसिस। व्हाट इफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, भी न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स की तरह अपने अलग अलग एनर्जी शेल्स में रहते हों? और व्हाट इफ बिल्कुल वैसे ही जब न्यूक्लियॉन्स का कोई शेल कंप्लीट हो जाए तो वो पूरा न्यूक्लियस ही एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाए? दिस वॉज द कोर आइडिया। यही वो बुनियाद थी जिस पर पूरा न्यूक्लियर शेल मॉडल बनाया गया। लेकिन एक अच्छा आइडिया होना काफ़ी नहीं होता, उसको प्रूव करना असल चैलेंज है। तो फिजिसिस्ट ने काम शुरू किया। उन्होंने उस पोटेंशियल वेल को मैथमेटिकली मॉडल करने की कोशिश की जिसके अंदर न्यूक्लियॉन्स रहते हैं। पर उनकी जो इनिशियल अटेम्प्ट्स थी वो काम नहीं किए। मॉडल का जो असल राज था, द रियल सीक्रेट, वो अभी भी कहीं छुपा हुआ था। उन्होंने स्टार्ट किया सिंपल मॉडल्स से। फॉर इंस्टेंस, द 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल। फिर वो थोड़े और रियलिस्टिक मॉडल्स की तरफ गए, जैसे वुड-सैक्सन पोटेंशियल। और ये सब लॉजिकल स्टेप्स थे न्यूक्लियस के अंदर की फोर्सेस को फिगर आउट करने के लिए। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद नतीजा क्या निकला? दोनों ही मॉडल्स वो मैजिक नंबर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं थ्योरी में अभी भी कोई कमी थी। सोचने वाली बात है, वो सॉल्यूशन के इतने करीब थे, लेकिन पूरी पजल का एक क्रूशियल पीस, वो एक चीज जो सब कुछ कनेक्ट कर देती, वो अभी भी मिसिंग थी। और फिर अचानक से अ ब्रेक थ्रू। द आंसर वाज स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। यही था वो मिसिंग पीस ऑफ द पजल। अब ये है क्या? ये एक अहम तरीन इंटरैक्शन है। इसको आप ऐसे इमेजिन करें कि हर न्यूक्लियॉन एक छोटे से टॉप या लट्टू की तरह है। वो अपनी जगह पर भी स्पिन कर रहा है और न्यूक्लियस के सेंटर के अराउंड ऑर्बिट भी कर रहा है। इन दोनों मूवमेंट्स का जो इंटरैक्शन है दैट इज स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। और जैसे ही इस एक चीज को मॉडल में ऐड किया गया, सडनली एवरीथिंग जस्ट क्लिक्ड इनटू प्लेस। सब कुछ क्लियर हो गया। तो आप देखते हैं कि ये जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट था, ये स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, इसने आखिर उन मैजिक नंबर्स का कोड क्रैक कैसे किया? हाउ डिड इट सॉल्व द मिस्ट्री? ऑलराइट, यहां से असल मैजिक शुरू होता है। देखें, स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन क्या करता है? ये हर एनर्जी लेवल को एक्चुअली दो नए सेपरेट लेवल्स में स्प्लिट कर देता है। सोचो जैसे एक सिंगल रोड आगे जाकर दो लेन्स में डिवाइड हो जाती है। और ये स्प्लिटिंग रैंडम नहीं है, ये इस तरह से होती है कि कुछ खास जगहों पर बड़े बड़े एनर्जी गैप्स बन जाते हैं। और अब आती है अहम बात,
जब आप हर गैप से पहले के तमाम न्यूक्लियॉन्स को काउंट करते हैं तो आपको क्या मिलता है? गेस व्हाट? एग्जैक्टली द सेम मैजिक नंबर्स 2, 8, 20, 28 एंड सो ऑन. दिस वाज अ ह्यूज सक्सेस. द पजल वाज सॉल्व्ड. और बस देखते ही देखते वो नंबर्स जो पहले एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री थे, वो अब सडनली फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज का एक खूबसूरत रिजल्ट बन गए. अब ये सिर्फ रैंडम मैजिक नंबर्स नहीं थे. नहीं, ये एक्चुअली क्लोज्ड, फुल्ली फिल्ड, स्टेबल न्यूक्लियर शेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे. और इस मॉडल का सबसे सॉलिड प्रूफ कहां से मिला? वो मिला डबली मैजिक न्यूक्लियाई से. ये तो आप समझ लें स्टेबिलिटी के रॉक स्टार्स हैं. इनमें प्रोटॉन्स की तादाद भी मैजिक होती है और न्यूट्रॉन्स की तादाद भी. फॉर एग्जाम्पल हीलियम 4 जिसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हैं. या ऑक्सीजन 16 8 और 8. और फिर लेड 208 82 प्रोटॉन्स 126 न्यूट्रॉन्स. ये यूनिवर्स के सबसे स्टेबल न्यूक्लिया में से हैं और ये इस मॉडल की प्रेडिक्शन को परफेक्टली कंफर्म करते हैं. तो ठीक है, मिस्ट्री सॉल्व हो गई. लेकिन अब थोड़ा सा पीछे हटते हैं और इस मॉडल का एक बैलेंस्ड रिव्यू करते हैं. क्योंकि देखें, हर साइंटिफिक मॉडल की तरह इसके भी अपने प्लस पॉइंट्स हैं, ज़बरदस्त सक्सेसेस हैं, लेकिन साथ ही इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस भी हैं. सक्सेसेस की लिस्ट तो काफी इंप्रेसिव है फॉर श्योर. इसने मैजिक नंबर्स को फाइनली एक्सप्लेन किया, न्यूक्लियर स्पिन और पैरिटी को प्रेडिक्ट किया, डबली मैजिक न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी को समझाया. ये न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपी का फाउंडेशन बना. लेकिन अब आते हैं लिमिटेशंस पर. पहली बात, ये मॉडल अज्यूम करता है कि हर न्यूक्लियॉन अकेले इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है, जो कि उनके आपस के कॉरिलेशंस को इग्नोर कर देता है. दूसरी बात, ये मॉडल उन न्यूक्लियाई के लिए बेस्ट काम करता है जो बिल्कुल स्फेरिकल, गोल हों, लेकिन जो न्यूक्लियाई डिफॉर्म्ड होते हैं उन पर यह मॉडल इतनी आसानी से अप्लाई नहीं होता. ओके देन, लेट्स रैप दिस अप. इस पूरी डिस्कशन के जो की टेकअवेज हैं उनको समराइज कर लेते हैं ताकि वो आपको आसानी से याद रहें. बेसिकली 3 कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए. नंबर 1, न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस के अंदर क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स में एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे इलेक्ट्रॉन्स एटम में करते हैं. नंबर 2, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग वो क्रिटिकल इंग्रेडिएंट है, वो मिसिंग पीस जो इन लेवल्स को आगे स्प्लिट करता है. एंड नंबर 3, यही स्प्लिटिंग एट द एंड ऑफ द डे मैजिक नंबर्स और न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के पूरे मिस्ट्री को परफेक्टली एक्सप्लेन करती है. और ये डिस्कशन हमें एक आखिरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पर लाकर छोड़ती है. सोचो, अगर शेल मॉडल हर न्यूक्लियॉन को एज एन इंडिपेंडेंट पार्टिकल ट्रीट करता है तो फिर क्या होता है? व्हाट न्यू फिजिक्स इमर्जेस जब वो अकेले नहीं बल्कि एक साथ कलेक्टिवली एक्ट करते हैं? यही वो पॉइंट है जहां से हम कलेक्टिव मॉडल्स की दुनिया में एंटर करते हैं, जो कि एक बिल्कुल अलग फैसिनेटिंग टॉपिक है. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.